महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं। सदानंद बाबा जी को नमन करेंगे। आदित्य शक्ति माँ, नागलक्ष्मी माँ, यूनिवर्स की सभी डिवाइन मदर को हम नमन करते हैं। आदित्य शक्ति के मंच पर जुड़ रहे सभी ध्यानी ज्ञानी मित्र जो भी जूम से जुड़ रहे हैं और यूट्यूब से, सभी का हृदय से अभिनंदन है। सबसे पहले हम 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, फिर अपना स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग 2 मिनट के लिए आईज क्लोज करेंगे। हम सभी उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी प्राणों का न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को हम आज नमन करते हैं और 2 मिनट के लिए उनके लिए मौन ध्यान करेंगे। हम सभी लोग ध्यान से बाहर आएंगे और हम आज का अब अपना सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हम जिस स्वतंत्रता सेनानी की बात करने जा रहे हैं, इनका नाम मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपने जान को न्यौछावर किया अपने देश के लिए। तो इस स्वतंत्रता सेनानी की आज हम लोग जानेंगे कुछ इनके बचपन के, और कैसे वो इस फील्ड में आए, कैसे उन्होंने पसंद किया कि उनको अपने देश के लिए कुछ करना है। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को, जिसके बचपन से ही एक आंखों में अपने देश के प्रति प्रेम है और उनका शुरू से पहनना ओढ़ना एक सेना के जैसे लोग कपड़े पहनते थे, वो वही पसंद करते थे। उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। तो
मनोज कुमार पांडे जी को हम लोग नमन करते हैं और आज इनकी थोड़ा-सा हम जानेंगे, फिर हम इनके बारे में और भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। ये मनोज कुमार पांडे जी, इनके माताजी और इनके पिताजी। इनकी जो ये शुरू से ही इंस्पायर थे, अपने मदर से ज़्यादा थे। इनकी मदर इनको हमेशा जो है कहानियाँ सुनाती थी, तो स्वतंत्रता सेनानी की ही सुनाती थी। अपने देश के प्रति ही उन्होंने इस तरह की चीज़ें बताती थी कि इनको शुरू से हो गया कि हमको सेना में ही भर्ती होना है। और इनके पिताजी बहुत ये जहाँ पे इन्होंने जन्म लिया, बहुत ही मामूली सा परिवार, कहने का मतलब कि खाना-पीना भी मतलब बस एक आराम से चलने वाला। तो इनके पिताजी जो हैं लखनऊ में एक पान की दुकान करते थे। और इस तरह मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था, रुद्रा गांव में एक छोटे से व्यवसायी। इनके पिताजी लखनऊ में एक पान की दुकान खोले थे। और मनोज कुमार पांडे ने स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छे थे और एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करते थे, तो इनका सारा का सारा पढ़ाई स्कॉलरशिप पे हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ और रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। 1990 में मनोज कुमार उत्तर प्रदेश निदेशालय के जूनियर डिवीजन एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए थे। उन्होंने 90वीं कोर्स में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में स्नातक किया था। 90s में जो है इन्होंने अपना डिग्री प्राप्त कर ली थी। और ये तो इनका थोड़ा सा पढ़ाई और इनका कैरियर का कि वो क्या क्या थे। अब थोड़ा सा पहले हम इनके बारे में आज जानेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ये बहुत ही छोटे से बहुत कोई इनका डिमांड नहीं होता था। बहुत ही क्योंकि ऐसा फैमिली का बैकग्राउंड था, तो 2 साल छोटे थे, 2-3 साल के रहे थे। इनकी माताजी का कहना कि बहुत छोटे थे, तो वो लोग मेला में गए थे, जहाँ पे हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कोई मेले में गए, बच्चे खिलौने ले रहे हैं। तो ये वहाँ पर गए और इनको वहाँ पर बस एक बाँसुरी ही पसंद आई पूरी मेले में। और इन्होंने अपनी मदर से रिक्वेस्ट किया कि इनको एक बाँसुरी चाहिए। ये बाँसुरी ही इनका सिर्फ़ एक हठ करके लिया गया खिलौना था या मात्र उनकी एक डिमांड थी, अपने फैमिली के लिए। इस बाँसुरी के अलावा उनकी मदर बताती हैं कि उन्होंने कभी कुछ नहीं माँगा अपने घर में। पर इस बाँसुरी को देखकर वो मेले में फैल गए। बोले नहीं हमको ये चाहिए, चाहिए। पर उनकी मदर को लग रहा था कि ये ₹2 की बाँसुरी है, पैसा बर्बाद हो जाएगा क्योंकि इस फैमिली के थे, तो उनको लग रहा था ये पैसा कहीं और यूज़ हो जाएगा। तो उनको लग रहा था कुछ दिन है, बच्चा है, माँग रहा है, ज़िद कर रहा है, फिर उसके बाद ये फेंक देगा। लेकिन ये बाँसुरी उन्होंने जब लिया, तो ये उनके लास्ट तक साथ में रही। वो जहाँ रहते थे, इस बाँसुरी को साथ रखते थे। और पर डे का नियम था कि वो थोड़ी देर इस बाँसुरी को बजाते थे और अपने कपड़ों के साथ उसको सँभाल के रखते थे। तो जब वो सेना में भी उनका भर्ती हुआ, वो जब खड़गवासला, पुणे पहुँचे, देहरादून गए, सभी जगह ये बाँसुरी उनके साथ रहती थी। और जब कारगिल का युद्ध होने वाला था, उसके पहले जब उनको बुलाया गया, तो ये बाँसुरी ये अपनी मदर को सौंप के चले गए थे। तो इससे कहीं न कहीं उनकी माता को कुछ आभास होने लगा था समय क्या आने वाला है। और इसी के साथ आपको बताते हैं उनका और भी जैसे वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। शुरू से ही कुछ डिफरेंट थे। तो उनका जो हमेशा उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, स्कॉलरशिप मिला करती थी। पढ़ने में अच्छे थे और हर चीज़ में अच्छे थे, गेम्स में भी बहुत अच्छे थे ये। तो उनकी माँ ने इनका जो भी पैसा था जोड़ के रखा
और इन्होंने अखिल भारतीय स्कॉलरशिप टेस्ट पास करके सैनिक स्कूल के लिए क्वालिफाई किया था। दाखिले के बाद उन्हें हॉस्टल में रहना पड़ा। एक बार जब उन्हें कुछ पैसों की जरूरत हुई तो उनकी माँ ने कहा कि वजीफे में से मिलने वाले पैसे को इस्तेमाल कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं। मनोज का जवाब था कि मैं इन पैसों से पापा के लिए एक नई साइकिल खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी साइकिल अब पुरानी हो चुकी है। और एक दिन वाकई अपने छात्रवृत्ति के पैसे से मनोज ने अपने पिता को नई साइकिल खरीद कर दी थी। तो वो इस तरह की फैमिली का उनका बैकग्राउंड था, जो अपने देश के प्रति कुर्बान हो गया। और जब उन्होंने अपना 12th पास किया और जब वो पहुंचे कि उनको अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें एनडीए ज्वाइन करना है, तो उस इंटरव्यू का अब हम आपको बताते हैं। एनडीए का जो इंटरव्यू हुआ, तो मनोज पांडे उत्तर प्रदेश में एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किए गए थे। तो एनडीए के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, आप सेना में क्यों जाना चाहते हैं? तो मनोज का जवाब था कि उनको पीएमसी चाहिए। यहाँ तो उन्होंने परमवीर चक्र लिखा है, पर उनका आंसर था कि उनको पीएमसी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये परमवीर चक्र है, हमको वो प्राप्त करना है खाली। तो इंटरव्यू लेने वाले सैनिक अधिकारी एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए भी देखकर कि ये बच्चा कैसी बात कर रहा है। कभी कभी इस तरह कही हुई बातें लेकिन सच हो जाती हैं। तो सिर्फ मनोज कुमार पांडे एनडीए में चुने गए, बल्कि उन्होंने देश का सबसे बड़ा वीरता सम्मान परमवीर चक्र भी जीता। और यहाँ पर जो आपको फोटो दिख रही है, वो उनके फादर रिसीव कर रहे हैं परमवीर चक्र। सिर्फ 8 भारतीय जवान ही जिंदा बचे थे जब ये युद्ध हुआ था कारगिल का। तो इस अद्वितीय वीरता के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा वीरता सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। अभियान में कर्नल ललित राय के पैर में भी गोली लगी और उन्हें भी वीर चक्र दिया गया था। इस जीत के लिए भारतीय सेना को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मिस्टर राय बताते हैं कि वो अपने साथ 2 कंपनियों को लेकर ऊपर गए थे। जब उन्होंने खालूवार पर भारतीय झंडा फहराया, तो उस समय उनके पास सिर्फ 8 जवान बचे थे। बाकी लोग या तो मारे गए या घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि उस चोटी पर इन सैनिकों के बिना किसी खाने और पीने के 3 दिन बिताने पड़े। जब ये लोग उसी रास्ते से नीचे उतरे, तो चारों तरफ सैनिकों की सिर्फ लाशें पड़ी थीं। बहुत से सब बर्फ में जम चुके थे। वो उसी स्थान पर थे जहां हमने उनको चट्टान की आड़ में खड़ा किया था राइफल लेकर। अभी तक पाकिस्तानी बंकरों की तरफ थी। उनकी उंगली ट्रिगर को दबाए हुए थी। कहने का मतलब जिस पोजीशन पे थे, उसी पोजीशन में बर्फ में वो जम गए थे। मैगजीन को चेक और कहते हैं कि उनकी उंगलियां ट्रिगर को दबाई हुई थी। मैगजीन को चेक किया तो उनकी राइफल में भी एक भी गोली नहीं बची थी, वो जम चुकी थी। आइस ब्लॉक बन गए थे वो लोग। कारगिल युद्ध का जो आपको विस्तार से जो विवरण बताया जा रहा है, वो ललित राय जी के द्वारा ये बताया जा रहा है। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये कारगिल में साथ में थे। बताते हैं 2900 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से आती मशीन गन की गोलियां किस तरह से उन लोगों के ऊपर आ रही थी। कह रहे हैं इस हमले के लिए गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों को चुना गया था। गोरखा राइफल्स उस तरह की राइफल होती हैं जो आमने सामने किसी तरह से बस बहुत ही नजदीकी से युद्ध करना होता है। कह रहे हैं कर्नल ललित राय भी उन लोगों के साथ चल रहे थे। अभी वो थोड़ी दूर चढ़े होंगे कि पाकिस्तानियों ने उन पर भारी
गोलीबारी शुरू कर दी और सभी सैनिक तितर-बितर हो गए थे। कर्नल राय याद करते हैं कि करीब 60 से 70 मशीन गनें हमारे ऊपर बरस रही थीं। तोपों के गोले भी हमारे ऊपर बरस रहे थे। वो लोग रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर सभी का इस्तेमाल कर रहे थे। कर्नल जी को याद आता है, कह रहे हैं कि अगर हम उस समय के लिए थोड़ा याद करते हैं तो करीब 60-70 मशीन गनें हमारे ऊपर थी। वे बताते हैं मशीन गन की गोलियों की रफ्तार 2900 फीट प्रति सेकंड थी। अगर वो आपके बाजू से चलाई जाए तो आपको लगता है कि किसी ने आपको जोर से धक्का मार दिया, क्योंकि उनके साथ एयर पॉकेट भी आता है और इस तरह के उसमें वो लोग बराबर सामना कर रहे थे। कर्नल राय कहते हैं, जब हम खालूवाड़ टॉप से करीब 600 गज नीचे थे तो दो इलाकों में बहुत ही मारक और नुकसानदायक फायर हमारे ऊपर आ रहा था। कमांडिंग अफसर के रूप में बहुत दुविधा में था। अगर हम आगे चार्ज करें तो हो सकता है कि हम सब खत्म हो जाएं। तब इतिहास यही कहेगा कि कमांडिंग अफसर ने सबको मरवा दिया। अगर चार्ज ना करें तो लोग कहेंगे कि इन्होंने अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। मैंने सोचा कि मुझे 2 टुकड़ियां बनानी चाहिए जो सुबह होने से पहले वहां पहुंच जाएं, वरना दिन की रोशनी में हम सबका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इन हालात में इन हालात में मेरे सबसे नजदीक जो अफसर था वो था कैप्टन मनोज पांडे। मैंने मनोज से कहा कि तुम अपनी प्लाटून को ले जाओ। मुझे ऊपर 4 बंकर नजर आ रहे हैं। तुम उन पर धावा बोलो और उन्हें खत्म करो। कर्नल कर्नल राय कहते हैं, इस युवा अफसर ने एक सेकंड के लिए भी कोई झिझक नहीं दिखाई और रात के अंधेरे में कड़कती ठंड और भयानक बर्बादमेंट के बीच ऊपर चढ़ गया। 1997 में जब लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे 1-11-11 गोरखा राइफल में हिस्सा लिए थे तो ये सबसे खतरनाक बोलते हैं, सबसे जो फर्स्ट उसका रैंकिंग है वो यही है गोरखा का। तो कहते हैं परमवीर चक्र विजेताओं पर बहुचर्चित किताब द ब्रेव लिखने वाली रचना विस्ट रावत बताती हैं, एक क्षण के लिए तो मनोज थोड़ा विचलित हुए, लेकिन फिर उन्होंने ये एक घटना बता रहे हैं यहाँ पर कि, जब इनको मनोज जी को जो है चुना गया और इनको जो एक उसके लिए ऑफर किया गया जब इनके कर्नल के लिए, तो वहां पर जो है एक घटना हुई थी। उस घटना का बारे में आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वहां पर जो है ये हुआ कि अब आपको बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो उस बलि में थोड़ा सा तो ये घबराए कि किसी जो है बेजुबान को ये मारने जा रहे हैं, लेकिन फिर बाद में इन्होंने फरसे का जबरदस्त वार करके उस बकरे की गर्दन को उसके धड़ से उड़ा दिया। उनके चेहरे पर उसके ब्लड के बहुत सारे छींटे भी पड़ गए। कहते हैं फिर वो एकांत में गए और उन्होंने कम से कम 1 दर्जन से अधिक बार अपने मुंह को धोया। वो शायद पहली बार जानबूझकर की गई हत्या के अपराध बोध को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मनोज कुमार पांडे ने कभी भी कोई भी मांसाहार नहीं खाते थे, ये शाकाहारी थे और कभी भी शराब या इस तरह का इनके शौक नहीं थे। और जब इन्होंने पहली बार किसी जानवर को मारा तो ये पूरा अंदर से हिल गए। ये लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जो कि सियाचिन में जिस समय इनकी पोस्टिंग थी और यहाँ से लौटने पर ही इनको फिर कारगिल के लिए भेजा गया था। यहाँ से आते ही तब तक ये
लेफ्टिनेंट थे, उसके बाद ये कैप्टन बन गए थे जब कारगिल में पहुंचाया गया था इनको, पोस्टिंग वहां की हुई थी। तो 11 गोरखा राइफल की पहली बटालियन ने सियाचिन में 3 महीने का अपना कार्यकाल पूरा किया था इन्होंने। और सारे अफसर और सैनिक पुणे में पीस पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो खड़गवासला है वो पुणे में ही है, तो वहां पर ये लोग फिर वापस जाते हैं। बटालियन की एक एडवांस पार्टी पहले ही पुणे पहुंच चुकी थी। सारे सैनिकों ने अपने जाड़ों के कपड़े और हथियार वापस कर दिए थे वहां पर, और ज्यादातर सैनिकों को छुट्टी पर भेज दिया गया था। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन से में लड़ने के अपने नुकसान हैं। विरोधी सेना ने ज्यादा जालिम, वहां का मौसम है, कहने जो सेना है वो तो है ही है, लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा वैसा है। तो सबसे ज्यादा तो वहां का मौसम है। सारे सैनिक बुरी तरह से थक जाते हैं। करीब करीब हर सैनिक का 5 किलो वजन कम हो जाता है। तभी अचानक आदेश आया कि बटालियन के बाकी सैनिक पुणे न जाकर कारगिल में बटालिक की तरफ बढ़ेंगे, जहां पाकिस्तान की भारी घुसपैठ की खबर आ गई है। और ये भी अपने घर आ गए थे उस बीच यहाँ से, लेकिन फिर इनको भी छुट्टी इनकी कैंसिल की गई और इन्हें फिर वहां के लिए भेजा गया। कर्नल राय बताते हैं कि हमने सोचा था कि वहां जाकर बंकर हैं जो उनको हम वो करेंगे, लेकिन मनोज ने ऊपर जाकर रिपोर्ट किया कि यहाँ तो 6 बंकर हैं। उनको कम था अंदाज की कम बंकर है, लेकिन जब ये ऊपर चढ़े तो इन्होंने बताया यहाँ पर 6 बंकर हैं। हर बंकर से दो दो मशीन गन हमारे ऊपर फायर बरसा रहे हैं। 2 बंकर जो थोड़े दूर थे, उनको उड़ाने के लिए मनोज ने हवलदार दीवान को भेजा। दीवान ने भी फ्रंटल चार्ज कर उन बंकरों को बर्बाद किया, लेकिन उन्हें वहीं पर गोली लग गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। बाकी बंकरों को ठिकाना लगाने के लिए मनोज अब आगे बढ़े और उनके साथी जमीन पर रेंगते हुए बिल्कुल उनके पास पहुंच गए। बंकर को उड़ाने का एक ही तरीका होता है कि उसके लूप होल में ग्रेनेड डालकर उसमें बैठे लोगों को खत्म किया जाए। मनोज ने एक एक कर 3 बंकर ध्वस्त किए, लेकिन जब वो चौथे बंकर में ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे थे तो उनके बाएं हिस्से में कुछ गोलियां लगी और वो लहूलुहान हो गए। इसके बाद भी वो फोर्थ बंकर पे पहुंचे थे, और उन्होंने उसके बाद भी इतने लहूलुहान होने के बाद भी अपना निशाना साधा और अगले बंकर को भी ध्वस्त कर दिया था। बताते हैं कि जो हेलमेट्स दिए जाते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो बताते हैं कि बंकर से इतनी गोलियां एक साथ आ रही थी कि उन्होंने कहा, देखो कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे ये काम सौंपा है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अटैक को लीड करूं और कमांडिंग अफसर को अपना विक्ट्री साइन भेजूं। वो रेंगते रेंगते चौथे बंकर के बिल्कुल पास गए। तब तक उनका बहुत खून बह चुका था। उन्होंने खड़े होकर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, तभी पाकिस्तानियों ने उन्हें देख लिया और मशीन गन स्विंग कर 4 गोलियां उन पर चलाईं। ये गोलियां उनके हेलमेट को पार करती हुई उनके माथे को चीरती चली गईं। पाकिस्तानी एडी मशीन गन इस्तेमाल कर रहे थे 14.7 ml वाली। उसने मनोज का पूरा सिर ही उड़ा दिया और वो जमीन पर गिर गए। अब मिस्टर राय बताते हैं कि देखिए उस लड़के का जोश, मरते मरते उसने कहा, ना छोड़नू, जिनका मतलब था कि उनको छोड़ना नहीं। उस समय उनकी उम्र मात्र 24 साल और 7 दिन की थी।
पाकिस्तान बंकर में उनका ग्रेनेड बर्स्ट हुआ। कुछ लोग मारे गए, कुछ ने भागने की कोशिश की। हमारे जवानों ने अपनी खुखरी निकाली, उनका काम तमाम किया और चारों बंकरों को खामोश कर दिया। और जो मनोज पांडे जी हैं, ये बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन लिखा करते थे, ये इनका शौक था और ये रोज डायरी लिखा करते थे। तो इन्होंने ये अपनी मदर को लास्ट जो है लेटर लिखा था, उनकी डायरी का ये लास्ट पेज, जिसमें कि उन्होंने अपनी मदर को एड्रेस किया था। और वो हमेशा वहाँ से उनकी मदर जैसे पूछा भी करती थी कई बार कि क्या है, तो कहते थे, पहले तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, सब ऐसे ही है, नॉर्मल है। पर फिर उनको पता लगा कि नहीं, अब तो टीवी से न्यूज़ से सब कुछ पता चल रहा है। तो वो बताने लगे थे कि हाँ ठीक है, चल रहा है। तो एक बार उनकी मदर ने उनसे बोला भी कि जब युद्ध हो तो तुम पीछे चले जाना, आगे मत खड़े होना। तो उन्होंने अपनी मदर से बोला कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या खड़े होगे पीछे कि आगे रहोगे? तो उनकी मदर बोली, नहीं, हम तो अपने बच्चों के आगे आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा, हम भी इस टाइम इन बटालियन की अपनी एक मदर हैं, तो हम कैसे पीछे जा सकते हैं, हम नहीं खड़े हो सकते हैं। तो वो हमेशा अपनी टीम के आगे रहते थे, फ्रंट पे। कभी भी अपने सभी लोगों को वो आगे नहीं आने देते थे। और इस तरह से ये कारगिल का युद्ध हुआ था। और ये है प्रशस्ति पत्र लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जी का। 1/11 गोरखा राइफल्स। गोरखा राइफल्स के एक युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने ऑपरेशन विजय के दौरान साहसपूर्वक कई हमलों में भाग लिया, जिसमें बटालिक में भारी नुकसान के साथ घुसपैठियों को पीछे हटने पर मजबूर किया, जिससे जुबान टॉप पर कब्जा भी शामिल था। उनका सबसे बेहतरीन समय खालूवार की ओर बढ़ने के दौरान था, जब वे 5 नवंबर प्लाटून कमांड थे। 2-3 जुलाई 1999 की रात को जब प्लाटून अपने अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंची, तो उस पर आसपास की ऊंचाइयों से भारी और तीव्र दुश्मन की गोलाबारी शुरू हो गई। अधिकारी को हस्तक्षेप करने वाले दुश्मन के ठिकानों को खाली करने का काम सौंपा गया, ताकि उनकी बटालियन को कमजोर स्थिति में होने के कारण दिन के उजाले में जान से बचाया जा सके। अधिकारी ने तीव्र दुश्मन की गोलीबारी के बीच अपने प्लाटून को जल्दी से एक लाभप्रद स्थिति में ले जाया और एक सेक्शन को दाईं और वे दुश्मन के ठिकानों को खाली करने के लिए भेजा, जबकि वह खुद बाईं ओर 4 अन्य दुश्मन के ठिकानों को खाली करने के लिए आगे बढ़े। निडरता से पहले दुश्मन के ठिकाने पर हमला करते हुए उन्होंने 2 दुश्मन कर्मियों को मार डाला और दूसरे पर हमला किया और 2 दुश्मन कर्मियों को मारकर उन्हें नष्ट कर दिया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे तीसरे ठिकाने को साफ करते समय दुश्मन की गोलीबारी से कंधे और पैरों पर घायल हुए। निडर और अपनी गंभीर चोट की परवाह किए बिना उन्होंने अपने आदमियों को प्रोत्साहित करते हुए चौथे ठिकाने पर हमला किया और ग्रेनेड से उसे नष्ट किया, जबकि उनके माथे पर एक घातक मीडियम मशीन गन का विस्फोट हुआ। यह अधिकारी का वह विलक्षण साहसी कार्य था जिसने कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः खालूबार पर कब्जा हो सका। इस प्रकार लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने दुश्मन के सामने अत्यंत विशिष्ट बहादुरी, अदम्य साहस, अनुकरणीय व्यक्तिगत वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व और असाधारण
उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया तथा सेना की सर्वोच्च परंपराओं का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। तो इस तरह से सेकंड लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जो कि जिनका शुरू से एक ही उद्देश्य था कि उनको पीवीसी लेना है, और उन्होंने वो पीवीसी प्राप्त किया और अपने लक्ष्य में, जो उनका लक्ष्य था, पूर्ण किया। ये हैं मनोज कुमार पांडे, जिनका जन्म हुआ था 25 जून 1975 में, और उनका लास्ट वर्किंग डे था 3 जुलाई 1999। मात्र 24 साल 7 दिन की उम्र में। निष्ठा उनकी भारत की स्वतंत्रता थी। सेवा भारतीय सेना। सेवा के वर्ष उनके सिर्फ 1997 से 1999। रैंक उन्हें कैप्टन का था। जब उन्होंने कारगिल का भार संभाला तो वो कैप्टन बन गए थे उस समय। और उनका यूनिट था 11th वी गोरखा राइफल्स। उन्होंने जो युद्ध किए थे, कारगिल युद्ध, कुकरथन की लड़ाई, खालूगढ़ की लड़ाई, और उनको अवार्ड मिला परमवीर चक्र। तो इस तरह से ये मनोज कुमार पांडे एक वीर योद्धा, और इनसे मेरी मुलाकात हुई 19 मेरी हुई थी इनकी इनकी आप 1996 में हम लोग के हाफ आवर की मुलाकात हुई थी। तो बहुत ही यादगार